टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। जंग की लपटों से घिरे यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से हजारों भारतीय छात्र अब तक सकुशल देश लौट आए हैं। खासतौर से सुमी में फंसे करीब 700 छात्रों को वहां से निकालना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा था, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों से ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा वो कामयाब रहा। जगह जगह लगातार हो रही बमबारी की वजह से छात्रों को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल या फिर जिन फ्लैट्स में वो रह रहे थे वहां से लगभग निकालना नामुमकिन था, लेकिन आखिरकार रास्ता निकला। वहां से 4 दिनों के इस सफर के बाद छात्र सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन 16 दिनों तक यूक्रेन में भारतीय छात्र डर के जिस माहौल में रहे उसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब आसपास मिसाइल से हमला हो रहा हो, गोलीबारी हो रही हो, और ऐसे में हर गुजरता हुआ पल, हर गुजरता हुआ लम्हा उनके लिए कितना भारी था। बिजली नहीं, पानी नहीं, सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर कई छात्रों ने किस तरीके से अपने दिनों को गुजारा है, ये सोच पाने में भी रोंगटे खड़े उठते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत लेकिन जब इनकी वापसी हुई तो छात्रों और उनके घर वालों ने राहत की सांस ली। सीज फायर और सेफ पैसेज के जरिए छात्रों की वतन वापसी मुमकिन हुई। बेशक सरकार की ओर से मिली मदद ने इन्हें एक तरीके से नई जिंदगी दी है। जंग की वजह से आपको बता दें कि फिलहाल जो पढ़ाई थी वो रुक जाने का मलाल तो है ही, लेकिन उम्मीद पर कहते हैं ना कि दुनिया कायम होती है। जी हाँ, उम्मीद भी है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यूक्रेन से लौटे छात्रों से इसी सिलसिले में आगे बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनकी वापसी हुई, उनकी आप बीती को सुनेंगे और जानेंगे कि वापस लौटने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और खासतौर पर भविष्य के बारे में उनकी राय क्या है, उनकी योजनाएं क्या क्या हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान के रूप में आज उन छात्रों में से कुछ चुनिंदा छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे इसी सिलसिले में। मैं तारुफ आप सभी का उन लोगों से करवा देती हूँ। नंदिनी हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, शुभम कुमार हमारे साथ हैं, यमनदीप हमारे साथ हैं, आस्था हमारे साथ जुड़ गई और शुभम जहांगीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे देश भारत में मोस्ट वेलकम एक बार फिर से, और गुड न्यूज़ टुडे पे भी आप सभी का बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, शुरुआत सबसे पहले मैं नंदिनी आप ही से करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यूक्रेन क्यों गई थी, कौन से क्षेत्र में आप रह रही थी और क्या पढ़ रही थी आप वहाँ पे? तो मैं यूक्रेन MBBS के लिए गई थी एंड मैं चर्निवित्सी में रह रही थी। वो वेस्ट साइड पे है यूक्रेन के, एंड मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। आई एम इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप पहली ही बारी पढ़ने के लिए किसी देश में गए हैं और एकदम से, जैसा कि नंदी ने बताया कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और इतनी बड़ी तबाही उन्होंने देखी। हालांकि वो अब लौट कर आई हैं और आगे उनसे जानेंगे क्या वापस जाने के उनके विचार क्या हैं। लेकिन उससे पहले शुभम, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। बहुत डिफ़िकल्ट आप सभी छात्रों के लिए रहा, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बता पाएँ कि वो दिन कैसे थे, और सबसे पहले ये बताइए कि आप लौटे कब हैं? मैम, हम कल दोपहर को दिल्ली पहुंचे। कल लौटे हैं? जी। हम कल, हमारी पूरी जर्नी 4-5 डेज़ की थी। थोड़ी डिफ़िकल्टी फील हुई, बट हमें खुशी थी कि हम वापस जा रहे हैं अपने खुद की कंट्री। लेकिन जो इतने दिन आपने वहाँ पर बिताए हैं शुभम, किस तरीके का ट्रॉमा रहा? कहाँ रहते थे आप? फ्लैट में रहते थे, और वहाँ से किस तरीके से आप सुरक्षित निकाले गए? वो कम्युनिकेशन किस तरीके से हुआ, वो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मैम, हमारे वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 6-7 हॉस्टल्स थे। तो हम वहाँ पे, हम जहाँ पे रहते थे वो हॉस्टल नंबर 3 था। तो हॉस्टल 3 में क्या था कि हमारे को जब भी कोई सायरन्स की आवाज़ आती, किसी भी शेलिंग वगैरह किसकी आवाज़ आती थी, हमें ऑन द स्पॉट कुछ विदाउट कुछ सोचे, टेक योर पासपोर्ट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो लेके हम जल्द से बंकर शेल्टर में चल जाते थे। एंड वहाँ पर हमने, मतलब वहाँ पर आपको पता है कि बंकर शेल्टर्स में नेटवर्क की दिक्कत, पानी और ये सब कुछ होता नहीं था। उसका हमें जब बोलते थे कि ठीक है, अलार्म अभी स्टॉप हुआ है, यू कैन जस्ट गो अप एंड हैव सम फूड्स, तो हम वहाँ पे जाते थे। एंड जब पता चला हॉस्टल में पानी भी नहीं रहा, तो मैम ऑब्वियसली दिक्कत तो सबको फील होता ही है। देखिए, बहुत ज़्यादा गूज़बम्स देने वाला ये स्टेटमेंट है। आप कह रहे हैं कि एकदम से सायरन बजता था और आपको हमेशा रेडी रहना होता था अपने तमाम बिलोंगिंग्स और पासपोर्ट के साथ कि बस अब यहाँ से निकलना है। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप एक घर से अपना बसा लेते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। मैम, हमारी मॉर्निंग एक बॉम्ब से होती थी। हमारी मॉर्निंग, हम सब आराम से सोते हैं, हम आराम से भी सोते हैं मैम। 3 बजे 4 बजे हम शेलिंग से, मतलब शेल्टर से ऊपर आते, बंकर से ऊपर आते थे, ताकि हम कुछ खा पी के थोड़ा आराम करते हैं।
4 बजे 5 बजे 6 बजे इन बिटवीन दीज टाइमिंग्स मैम वहाँ पर बॉम्ब पड़ जाता था आसपास ही कहीं, और इतना विंडोज़ की शेकिंग के वजह से हम सब उठ के भाग के फिर से बंकर अगेन द सेम वही फॉलो करना पड़ता था मैम। बहुत डर था मैम। बिल्कुल अपने आप में खौफजदा आप डेफिनेटली वहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ाई की है तो हम मॉर्निंग अलार्म सेट करते थे कि इतने बजे उठना है, एग्जाम्स इतने बड़े पढ़ना है, और आप बता रहे हैं कि आपका मॉर्निंग अलार्म अगर बॉम्ब्स की आवाज़ हो, गोलियों की आवाज़ हो, तो उससे ज़्यादा खौफनाक कोई मंजर नहीं हो सकता। मैं यमनदीप आपका रुख करना चाहूँगी, कब आप वापस लौटे हैं यमनदीप? जी मैं कल सुबह ही वापस लौटा हूँ। कल सुबह ही आप लौटे हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा जब आप यहाँ पर आए? पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा? क्योंकि कई दिनों से स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, लेकिन कल आप आए, यानी कि लगभग कितने दिन आप वहां पर रह लिए, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा? पेरेंट्स तो उन्होंने राहत की सांस ही ली कि मतलब इमोशनल थे काफी कि मैं वापस आ गया हूँ। उन्होंने रिलैक्स फील किया काफी। और जो इतने दिन आपने वहां पर गुजारे, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैम बहुत भयानक एक्सपीरियंस था ये। जो 2 हफ्ते हम लोगों ने वहाँ पे निकाले, बस एक दूसरे को देख के ही हम हिम्मत लेते थे। वरना हर रोज सुबह सुबह अलार्म्स और एयर स्ट्राइक, मिसाइल और शेलिंग्स, बॉम्ब शेलिंग्स और फायरिंग की आवाजें आती थी हमें हर रोज रात को। शुभम जहांगीर, आपके पास आना चाहूंगी। आप कौन से क्षेत्र में वहां पर थे और खुद इतनी परेशानी में है, खुद इतने चिंतित हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी आपको एक दिलासा देनी है? यस मैम, मैम मेडिकल एमबीबीएस का मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हॉस्टल 3 से। मैम ये जो आपने सवाल किया मैम कि स्टूडेंट्स हैं हम, इस उम्र में हमने ये देख लिया मैम, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं मैम, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस कंडीशंस। सो मैम जो हमारे सामने शेलिंग हो रही, फायरिंग हो रही थी, उसको देखना और उनको हम फील कर रहे हैं, वर्ड्स में बता सकते हैं मगर सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि क्या हमारा उस टाइम पे क्या इमोशंस थे, हमारे क्या एक्सप्रेशंस थे। जब सुबह सुबह शेलिंग होती थी, मॉर्निंग अलार्म बजते हैं, जो मेरे फ्रेंड ने बताया, शुभम कुमार ने एकदम सही बताया कि सुबह अलार्म केवल इसके शेलिंग के बजते थे कि अलार्म बज चुके हैं, गो टू शेल्टर। हम चप्पलों में होते थे, चाहे टी शर्ट में होते थे, जैसे भी जिस कंडीशन में होते थे, हमको शेल्टर में भागना होता था। वहाँ पे हीटर्स के नहीं थे, मतलब हीटर्स नहीं होते बंकर्स में इतने, तो वहाँ पे जितना भी ठंड होती थी, जितनी देर भी रहना पड़ता था हमको उसमें कंडीशन में मैनेज कर गया। नहीं, हाउ वी हैव टू मैनेज देयर। और उसके बाद जैसे ही हमको अलार्म बंद होने के मैसेज आते थे या फिर अलार्म बंद हो जाता था, हम वापस अपने रूम्स पे आते थे, अपना खाना वाना जो है करके वापस अपने रूम पे वापस उसी टाइम से ज्यादा टाइम हमें रूम में निकाल नहीं पाए, जितना मैक्सिमम टाइम हमने शेल्टर्स में ही निकाला है, क्योंकि हर थोड़ी देर में शेलिंग या फिर बम्बार्डिंग स्टार्ट हो जाती थी within 2 kilometers of the range of the hostel, and sometimes they are roaming around the hostels and it's really very new things. हमने यहाँ पे किसी को अपन देखते हैं कि कोई वेपन्स लेके घूम रहा है और वहाँ पे कोई टैंक्स लेके घूम रहा है, और हमारे सामने हॉस्टल की विंडोज से हम शेलिंग देख रहे हैं, हॉस्टल की विंडोज से हम वेपन्स की स्ट्रीट फाइटिंग देख रहे हैं, तो बहुत भयानक होता था। डर लगता था कि कहीं हमारे पे ना आ जाए, रहेंगे नहीं रहेंगे नेक्स्ट डे, कुछ भरोसा नहीं था हमारा। बिल्कुल अपने आप में सिचुएशन जो थी, जिस तरीके से आप बयां कर रहे हैं, वाकई में मोस्ट डिफिकल्ट आपके लिए रही होगी। लेकिन शुभम जहांगीर, एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारा देश ही जाना जाता है अपनी एकता के लिए, अखंडता में एकता हम कहते भी हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट रहे, और कई तस्वीरें हमने देखी है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने साथियों की वहां पर अभी भी रहकर मदद कर रहे हैं और स्वदेश लौटने से इनकार कर चुके हैं। चूंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट रहे, तो अपने जूनियर्स को किस तरीके से आप उस वक्त समझा रहे थे, वो कितना डिफिकल्ट रहा? क्योंकि वो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए वहां पर थे, नंदरी भी हमारे साथ हैं, कि जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो एक भारतीय होने के नाते किस तरीके से आपने अपने लोगों की मदद की, या फिर कितनी डिफिकल्टी उस समय आपको आई कि समझाना है कि नहीं, हम वापस सुरक्षित लौटेंगे? यस मैम, ये कंडीशन बहुत रियल में बहुत प्रॉब्लम वाली थी कि जो नए स्टूडेंट थे, हमारे जूनियर्स थे, वो एक ही सवाल करते थे, बोले भैया क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको क्या करना चाहिए, हम कब निकलेंगे, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे जो केयर टेकर्स हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को या फिर कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को ठीक है शुभम, मैं आपका दोबारा से रुक करूंगी। आस्था, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से, किन हालातों में आपने वो दिन वहां पर गुजारे, और अब जब आपने देश वापस लौट आई हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं?
मैम, जैसे कि शुभम ने आपको बताया कि सायरन से हमारी मॉर्निंग होती थी, बॉम्ब ब्लास्ट। एक्चुअली में सायरन की आवाज़ें भी हमें कभी-कभी सुनाई नहीं देती थी, तो वो और ज़्यादा भयानक था, क्योंकि सायरन सेंटर्स में बजते थे और फिर हमें सीधा मैसेज आता था या हमें सीधा बॉम्ब ब्लास्ट सुनाई देता था, और तब जाकर के हम नीचे जाते थे बंकर में। सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल थी। मैं भी 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और वहाँ पर काफ़ी ऐसे जूनियर्स भी थे जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे एक्चुअली में। उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स डरे हुए थे। उनके पेरेंट्स ने हमारा नंबर लिया हुआ था, हमें कांटेक्ट कर रहे थे कि आप बताइए, आप हमारे बच्चों को देखिएगा। तो अब वापस आके सबसे पहले तो मैं अपनी इंडिया गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने इतनी हेल्प की हमारी। आई ओव माई लाइफ टू इंडियन गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अपने आप में जी बिल्कुल अपने आप में जो ऑपरेशन गंगा जिसकी शुरुआत हुई है और उसके तहत कई ऐसे छात्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया में थे, जिसमें चरनी सुमी जैसे क्षेत्र शामिल है, और वहां से भी सकुशल उन बच्चों को वापस लाया गया, और कई बच्चे इस वक्त हमारे साथ उन क्षेत्रों से भी मौजूद हैं। तो ये दिखाता है कि भारत सरकार कितनी तेजी से उस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है, और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म हो और सारे छात्र, सारे भारतीय जो हैं वो सकुशल अपने देश वापस लौट आएं। नंदिनी, जैसा कि जिक्र हम कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन रही, लेकिन मीनवाइल कम्युनिकेशन ना टूटे, एक उम्मीद ये भी रहती है, क्योंकि आपको ढांढस अपने माता पिता को भी बंधाना है कि हम ठीक हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ क्योंकि लगातार बॉम्बार्डिंग हो रही थी? कभी वैसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिली, और उसे कैसे आपने हैंडल किया कि मम्मी पापा इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि 2-2 3-3 तक बच्चों की बात नहीं हो पा रही थी। कई बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और उनका ये स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे। मैं पहले आ गई थी, मैं 24 को यहाँ लैंड हो गई थी जिस दिन अटैक हुआ था। बट मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हुए थे, और उनके पेरेंट्स मेरे साथ रेगुलर कांटेक्ट में थे। तो वो इतने परेशान थे, 24-24 घंटे तक भी उनका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं और कैसे हैं। बट क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी है BSMU, बुकोविनियन स्टेट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको एक इंडियन हैंडल करते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए सारी चीज़ें पहले से ही बुक थी हमारे लिए बसेस गई हैं हमारे कॉलेजेस से, वो लेकर गए हैं। सो आई थैंक टू सुनील शर्मा सर कि उन्होंने ऑलरेडी सब चीज़ हमारे लिए बुक कर रखी थी। हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम, इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं आई जो और कॉलेजेस को झेलनी पड़ी है, बिकॉज हमारे लिए ऑलरेडी सारे बंदोबस्त थे पहले से ही। बट फिर भी क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता वो चीज़ें, और अगर किसी का बच्चा बॉर्डर पर फंस रहा है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो पेरेंट्स के कॉल आते थे। मैं 24 को यहाँ लैंड हुई हूँ, बट 6 दिन तक मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आए हैं। जो फर्स्ट प्लेन उतरा था वो हमारे कॉलेज से ही उतरा था, BSMU से, इंडिया में। तो 6 दिन तक मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात 24 आवर्स मैंने बिल्कुल भी, मैं ऑल द टाइम अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में थी कि तुम लोग कहाँ पर हो, कहाँ हो, फिर वही चीज़ उनके पेरेंट्स को बताना। तो दैट सिचुएशन वॉज वर्स्ट। बिल्कुल, लेकिन जो अपने अपने स्तर पर जो कुछ कर पा रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूक्रेन में भी दूसरे स्टूडेंट्स की, दूसरे भारतीयों की मदद करें, वाकई में काबिल तारीफ है। शुभम कुमार, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपके फ्रेंड भी हैं पैनल पर इस वक्त, शुभम जहांगीर, वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से बंकर्स में आप लोग जाया करते थे, वहाँ पर सिचुएशन कैसी होती थी? आप अपने घरों से, जहाँ भी आप रहते थे हॉस्टल्स में, वहाँ से कैसे मतलब ऑफिशियल्स के ज़रिए आप लोगों को वहाँ पर ले जाया जाता था, या फिर सायरन बजते आपको अलर्ट होकर भागना होता था? उस दौरान बॉम्बार्डिंग भी हो रही है, वो सीन कैसा रहा? मैम, हमारे वहाँ पे एक ग्रुप, खुद का एक ग्रुप होता था, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड डिफरेंट वाइबर ग्रुप्स। वहाँ पर मैम जितने भी ग्रुप्स थे सबके सब में हमने लाइक हम सीनियर्स थे तो हमें वहाँ का थोड़ा लैंग्वेज का फ़ायदा था कि हम थोड़ा सीख चुके थे, तो हमने वहाँ पर जितने भी टेलीग्राम ग्रुप, वाइबर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सबको ज्वाइन कर रखा था। और इवन हमारे खुद के, हमारे केयर टेकर, उन्होंने भी ग्रुप बना रखा था। उस ग्रुप्स के थ्रू हमें, हमारे वहाँ पे ऑन द स्पॉट हम मैसेज फॉरवर्ड भी करते थे और वो भी हमें मैसेज फॉरवर्ड करते थे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ओके सायरन बज चुका है। देन वी ओपन द विंडो समटाइम्स कि मैं खुद का बताता हूँ कि मैं 7th फ्लोर पे था उस टाइम पे। मैं 7th फ्लोर के बाद जस्ट किचन से आ रहा था, मैंने अपना खुद का विंडो ओपन किया, रूम का ओपन किया विंडो, एंड मैंने बाहर, बहुत सायरन बज रहा था बट हम सबके सब रश कर रहे थे। मैंने बोला नहीं सायरन नहीं बजा है, मैंने सबको ऐसे बोला नहीं सायरन नहीं बजा है, बट मैम वहाँ पे सायरन बज रहा था। और मैंने गेट जस्ट खिड़की ऐसे खोली थी एंड मैम बाहर बहुत गंदी, बहुत ही मैम डरावना, बहुत डर गए थे मैम, सब नीचे ऐसे झुक गए थे। एयर स्ट्राइक हुए मैम,
और उस एयर स्ट्राइक के टाइम पे मैम सबके सब भागे नीचे, आधी 4 लड़कियां वहाँ पे, लड़के सबके सब रो पड़े मैम, नीचे जाए शेल्टर पे बंकर्स में बैठे हैं, सब रो पड़े, सबकी कंडीशन बहुत गंदी थी मैम। 2-3 लड़कियां फेंट भी हो गई थी मैम, सिचुएशन बहुत ही गंदी थी। एंड मैम बंकर्स के टाइम पर हम बंकर्स को जब बुलाया था, इट्स अ इमरजेंसी रूल्स कि हमें जाना ही पड़ेगा, तो हमें जाना था मैम, बिकॉज हमें अपनी खुद की लाइफ और घर वालों की सबकी मैम सोचनी, ऑब्वियसली मैम हम यहाँ पे उनके वजह से ही हम यूक्रेन में पढ़ रहे थे मैम। सो ये बहुत बिल्कुल अपने आप अजीब में जो condition। सिचुएशन आप बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यमनदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहला तो सब यही आशंका जता रहे थे कि युद्ध बिल्कुल होगा नहीं, हालांकि हम यहाँ बैठे हुए थे, हमारा ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या बनी हुई है वो जान पाना उतना ज़्यादा क्लियर स्टोरी हमें मिल नहीं रही थी, लेकिन आप लोग वहाँ पर मौजूद थे और सब ये मान रहे थे कि युद्ध नहीं होगा। फिर अचानक से ये कैसे हुआ, और हुआ तो किस तरीके का नज़ारा रहा? आपने उस चीज़ को कैसे सेंस किया और कैसे अडॉप्ट किया? हम सभी ने सोचा था कि शायद ना हो, क्योंकि 24 तारीख को एक समिट होना था जी। उसी दिन रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया था। तो लगभग 4:30 बजे के आसपास सुबह मेरे को मेरे पापा को बुलाया कि तुम्हारे वहां पे तो अभी कुछ हुआ नहीं है ना। तो उस दिन से लेके लगभग उसके अगले 5-6 दिन तक सो नहीं पाया था मैं बिल्कुल भी जी। बहुत टेंस हुआ था। आस्था, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि किस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन आप छात्रों के साथ तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने बिठाया। सबसे पहली जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की जो बनती है, क्या उन्होंने कांटेक्ट आप लोगों से किया? आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस अगर चल रही थी तो उन्हें स्टॉप किया गया? यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से हेल्प करी जैसे ही युद्ध के बारे में, जंग के बारे में ऐलान कर दिया गया? जी, यूनिवर्सिटी से मैम हमारे काफी सारे ग्रुप्स हैं जिन पे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, और क्लासेस तो तुरंत ही मैम ऑनलाइन कर दी गई थी। इंडिया से भी एक एडवाइजरी आई थी, उसमें भी लिखा हुआ था, तो क्लासेस तो ऑनलाइन कर दी गई थी। और खाने पीने का भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और कुछ है वहाँ पे संस्थाएं जिन्होंने हेल्प किया था मैम। तो वो कंटिन्यूस आपके टच में यूनिवर्सिटी रही है जब तक आप अपने देश वापस लौटे हैं, कि किस तरीके से मदद वो आपको पहुंचा रहे थे? जी मैम, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे होते हैं जो मिडिल में होते हैं, तो यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करती है और फिर कॉन्ट्रैक्टर हमें सब कुछ बताता है जैसा भी सिचुएशन है, जो भी आगे प्रोग्रेस होनी है। ठीक है। शुभम जहांगीर, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। यूनिवर्सिटीज़ ने जैसा कि आस्था ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट किया, लेकिन बात जब इंडियन गवर्नमेंट की आई, जैसे ही ऑपरेशन गंगा की शुरुआत हुई, वहाँ के भारतीय दूतावास ने आप लोगों से संपर्क करना शुरू किया, तो वो शुरुआत कैसे हुई? क्या आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाई कि हम इस क्षेत्र में हैं और बहुत परेशानी में हैं, हमें यहाँ से निकालो, या फिर आप लोगों को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया और आप तक पहुँचने की कोशिश की गई? वो पूरा प्रोसेस कैसा रहा? मैम, मैं वॉर से पहले की बात बताना चाहूँगा जी, कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे केयर टेकर है रनीश जोसेफ सर जी, उनका कॉल आया था जिस टाइम पे हम क्लास में थे। उन्होंने बोला 10 स्टूडेंट्स हर यूनिवर्सिटी से चूज किए गए हैं, सीनियर स्टूडेंट्स जो रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उनको एम्बेसी, उनका जो कॉन्टेक्ट्स हैं एम्बेसी के अंदर सबमिट किया जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है इवैक्यूएशन की, तो आप स्टूडेंट्स को पहले इन्फॉर्मेशन आएगी ताकि र्यूमर्स स्प्रेड ना हो। तो वो जो है उसमें हम थे, मैं, शुभम कुमार, हम दोनों इंक्लूड थे कि हमारे पास कॉल आएगा। मगर जो सडन कंडीशन थी, अर्ली मॉर्निंग 5 AM जो बम्बार्डिंग स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे एम्बेसी से इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी, अचानक से हुआ, क्योंकि वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा वॉर हो जाएगा। मगर हाँ, हमारे पास फिर कॉल आया था कि आप सुम्मी से हैं, आपका जो है आपको हॉस्टल में ही रहना है, बाहर नहीं जाना, आपका वेकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा एज सून एज पॉसिबल। बट आप उन्होंने पूरा हमारे को कोऑपरेशन दिया है, एम्बेसी ने भी। एम्बेसी जितना कर सकती थी, क्योंकि 18,000 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट हर 5-10 मिनट, हर 2-3 मिनट्स में कॉल कर रहा है, तो जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने करा। रेस्पॉन्स पूरा था उनका, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे उन्होंने एक ग्रुप बना रखा था कि जो अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, जैसे फूड चाहिए, पानी चाहिए, या फिर कोई किसी और, जैसे कहीं अगर अपार्टमेंट पे रह रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है, उसको वहाँ कोई चीज़ डिलीवर करनी है जी, या कोई चीज़ है, कोई खाना या कोई प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे फ्री अवेलेबल है, जहाँ पे जो संस्थाएं हैं फ्री अवेलेबल करा रही, किस लोकेशन पे करा रही हैं, वो लोकेशन सेंड करते थे उस ग्रुप पे। जी।
स्टूडेंट्स को इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी यूनिवर्सिटी की तरफ से और केयर टेकर्स की तरफ से और एम्बेसी की तरफ से। बिल्कुल, ये तो वो हो गई जहां पर आप रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। शुभम कुमार, मैं आपसे जानना चाहूँगी और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूँगी। भारत सरकार की जिम्मेदारी थी अपने लोगों को वापस लाना, उन्होंने बखूबी निभाई और अभी भी निभा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की एक जिम्मेदारी होती है अपने छात्रों की तरफ से कि फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक ज़रूर डिलीवर हो, वो भी उन्होंने बखूबी की है, जैसे कि आप सभी बता रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी जो लोकलाइट्स थे उन्होंने किस तरीके से आपकी मदद की, क्योंकि बहुत मुश्किल भी हो जाता है एक दूसरे देश में रहकर कम्युनिकेट करना, तो उन लोगों से क्या किसी प्रकार के सहयोग आपको मिला? मैम जैसे सिचुएशंस में हम थे मैम, लोकलाइट्स को लाइक हमारे हॉस्टल्स में एंट्री भी लाइक मना कर रखा था मैम। कोई बाहर से कोई लोकल कोई भी एंटर नहीं करेगा, बिकॉज मैम हम इस बात पे भी हम ये भी डरते थे कि मैम क्या पता हमारे खुद की जान, हमारी लोकल्स ही मतलब यूक्रेनियंस पीपल, ये भी ऐसा डर था मैम। वहाँ पे एक र्यूमर्स क्या पता नहीं क्या था मैम, पता नहीं सबके सब ये मैम वहाँ पर सबके पास गन्स AK-47 हर एक लोकल्स के पास जो ज्वाइन करना चाहता है, जो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सबके पास था। एंड वी वर अफ्रेड मैम, वहाँ पे स्ट्रीट फाइट्स होती थी। तो ये किस प्रकार का रूमर था मैम? ये र्यूमर्स मैम काइंड ऑफ र्यूमर कह सकते हैं, बट स्टिल वहाँ पे स्ट्रीट फाइट्स होती थी मैम। अफ्रीकन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, अरब स्टूडेंट्स मैम, सबको ये डर लगा रहता था कि क्या पता हमारी जान क्या पता हम खो बैठे हैं। और हमें इस बात का डर था कि हाँ ये बात सच है, बिकॉज हमने खुद यूक्रेन पीपल से पूछा था ये बात, तो दे वर लाइक सेइंग कि हाँ ऐसा है कि आप बाहर मत जाओ, अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, सायरन बज चुके हैं, तो मत जाओ। और सामान लेने का ये से ये टाइम है, हमारे केयर टेकर्स ने हमें बता दिया कि ये से ये टाइम तक, दिस टाइम टू दिस टाइम आप बाहर जाके अपना सामान ले आओ, कुछ भी एसेंशियल हो उस टाइम पे। मैम उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ अचानक से हो जाता था, सबको बाहर वापस आना पड़ता था, इसके वजह से सबके सब डरे हुए थे मैम। तो कम्युनिकेशन हैज़ प्लेड द मेजर पार्ट, बेसिकली जो तालमेल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसी की बदौलत है कि सकुशल आप लोग यहाँ पर लौट आए। नंदनी, अब जब चूंकि आप आ चुकी हैं और बहुत यंग हैं और अभी आपने स्टडीज़ भी अपनी शुरुआत की है, अब यहाँ से आप क्या सोच रही हैं? क्या वापस लौट के जाने का आपका प्लान है? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स आर लाइक, अगर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है तो ऑफ कोर्स वो लोग मुझे वापस भेजेंगे, और मेरा तो पूरा मन है वापस जाने का, बिकॉज मैं उस यूनिवर्सिटी से बहुत अटैच्ड हूँ। और मतलब होता है ना कि अब लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, तो मिडिल में आप छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहोगे। तो मैं बहुत सेटल्ड हो चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मैं वापस जाना चाहूँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि सब जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए, जिससे कि हम सब स्टूडेंट्स, बिकॉज 3rd ईयर 4th ईयर 2nd ईयर 6th ईयर वालों का क्रॉक है वहाँ पे, एक ऑल ओवर एग्ज़ाम होता है क्रॉक, 3rd ईयर वालों का क्रॉक है। तो स्टडीज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इस वक्त हमारी, बल्कि मंडे से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बट फिर भी बहुत बच्चों की स्टडीज़, बिकॉज MBBS आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो स्टडीज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब नॉर्मलाइज हो और हम लोग वापस जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस जाना चाहते हैं, इवन जो भी मोस्टली जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, एवरीबडी इज़ लाइक हमें वापस जाना है। बिल्कुल, और यूं ही नहीं कहते कि भारतीयों का फौलादी जज्बा होता है, और उसकी बड़ी बानगी इस वक्त नंदनी और ये तमाम छात्र हमारे साथ हैं जो इतना भयावह मंजर अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद ये कह रहे हैं कि वो लौट कर जाना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करना चाहते हैं। और उन सबसे परे उन तमाम माता पिताओं को सलाम जो अपने बच्चों को रोक नहीं रहे हैं, उन्हें और हिम्मत दे रहे हैं और उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत खूबसूरती वाली बात है। यमनदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि आप लोग को शेल्टर्स में रखा गया, बंकर्स में रखा गया, और अब डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि कितनी परेशानी हुई, लेकिन जैसे कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एक ही वक्त का खाना मिलता था, और जैसा कि शुभम ने भी अभी बताया कि पानी तक की सप्लाई नहीं होती थी, बहुत मुश्किल हालात थे। क्या खाते पीते थे आप? जो मील्स आती थी वो कब आती थी? लाइक तीनों टाइम की आपको मिलती थी या फिर सिर्फ एक टाइम की, और उसमें भी क्या मिलता था? हमें एक वक्त ही खा के गुजारा करना पड़ता था, और जब पानी बंद हुआ तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो होनी ही थी। तो जैसे हमें प्रिजर्व्ड फूड्स ज़्यादा मिलते थे, जैसे कि ब्रेड्स हो गए और चिप्स वगैरह हो गए, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी चीज़ें लाते हैं जो पका के खानी पड़ती है, ख़राब हो जाएंगे तो फ़ायदा क्या उसका, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि हमें शेल्टर्स में कितनी देर तक रहना पड़े। जी,
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये स्थिति थी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने बखूबी एक दूसरे का साथ निभाया, उम्मीद है कि खाना भी आप लोगों ने शेयर किया होगा और बंकर्स में कई ऐसी बातें भी होती होंगी जो आप लोगों ने साथ में समय बिताया है, उस पर और विस्तार से बातचीत होगी। इन तमाम छात्रों से जानेंगे यूक्रेन से लौट आए हैं और क्या कुछ मंजर उन्होंने देखा, कितनी तकलीफ में वो रहे और किस तरीके से उन चुनौतियों को पार कर अपने देश लौटे हैं और अपनी आप बीती को बता रहे हैं। और साथ ही उनसे ये समझेंगे कि अभी जो छात्र वहाँ पर फंसे हुए भी हैं वो भी सुरक्षित वापस लौट आएंगे, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, ऑपरेशन गंगा, वो सफल रहा है क्योंकि वो वापस लौटे हैं, वो बखूबी जानते हैं। तो पैनल पर आप देख सकते हैं छात्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से शुभम आप ही का रुख करना चाहूँगी, क्योंकि आप कल ही लौटे हैं और बहुत ज़्यादा समय आपने वहाँ पर बिताया है और चूँकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है बंकरों में रहना, हम यहाँ से देखकर हमें ऐसा हो रहा था कि किस तरीके से आप लोग वहाँ पर रह रहे होंगे और आप उस क्रिटिकल सिचुएशन में वहाँ पर एक एक कोड्स को समझ रहे थे, एक एक सायरन पर आप भाग रहे थे। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट वो सिचुएशन हो गई थी, लेकिन हम भारतीयों की खूबसूरती है कि बहुत कठिनाई को भी सरलता में बदल देते हैं। और कई पिक्चरों में भी हमने देखा है जब सरहद पर युद्ध होता है तो किस तरीके से हमारे देश के जो जवान होते हैं सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्या वहाँ पर भी कभी ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हुए जो आप शेयर करना चाहेंगे? यस मैम, हम सब मतलब ये सोचते थे कि हाँ हम एक पहली बात तो हम भारतीय हैं, तो हमारे में जज्बा था, मतलब हमारे में ये बात था कि हाँ ओके। ऊपर से मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे खुद के फादर आर्मी से थे, तो मैंने अपने फादर से हर टाइम बीन ऑलवेज कि मैं टच में रहता था कि क्या करना है बताइए आप मेरे को, कैसे बचना है, क्या करना है। मतलब इस टाइम पे अगर पानी नहीं हो तो क्या करना है। मेरे फादर ने मुझे हेल्प किया, मतलब और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स ने हेल्प किया। उन सब ने बताया कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो बर्फ़ लेके आओ खूब सारा। मैम ये सब बहुत कुछ किया मैम। सब बच्चों आपके पास वीडियो भी होगी मैम, देखे भी होंगे बहुत सारों ने कि मैम वहाँ पर हम सब बर्फ़ कलेक्ट करते थे और बर्फ़ कलेक्ट करके मैम बकेट्स में लेके हॉस्टल ले जाते ताकि उसको थोड़ा सा गर्म होके हम उस पानी को यूज़ कर सकते थे। मैम पानी का ये शॉर्टेज ऐसे करते थे हम हरकत उसका मैम। बाकी जितने भी जो बच्चे बेचारे जो डरते थे मैम, जिसको थोड़ी उनकी हौसला बुलंद करने हम वहाँ पे कभी कोई गाना चला देते थे, कभी गेम ऊनो वगैरह ये गेम प्ले करते थे मैम, ताकि सब खुश रहें, सब डरे ना। बिकॉज मैम बच्चे उस टाइम पे मैम हम सब के साथ, मैम बच्चे नहीं बोलता, हम सब के सब की हालत ऐसी थी कि मैम क्या हो रहा था कि कभी भी कुछ भी नहीं पता मैम, कुछ भी अचानक से हो सकता है, कुछ भी अचानक से। क्या पता वो एयर स्ट्राइक का पहला मिसाइल हमारे पे, जो भी मैम डर सबको लगा था मैम। तो इसलिए हम सब जाते मैम खुश करने की कोशिश, हंसाने की कोशिश, साथ में खाना बनाना, थोड़ा मोटा शेयर करना, सबके सब मैम ये सब बहुत चलता था मैम। तो शुभम जहांगीर जो हमारे साथ मौजूद है, तो आप लोग फ्रेंड्स हैं पहले से? यस मैम। वो तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे शुभम जहांगीर कि किस तरीके से दो फ्रेंड्स जो साथ में पढ़े, साथ में वो दौर देखा, वो डिफिकल्टी देखी और साथ में लौटे? यस मैम, हम दोनों मैम क्लासमेट ही हैं एक्चुअल में, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक क्लासमेट ही है मैम। यह है कि मैम इसमें हमारे मैम बहुत कोऑपरेशन रहा हमारे फ्रेंड्स का। अगर किसी को खाने की जरूरत है तो बोलते थे कि किसी को खाने की जरूरत, ग्रुप पे डालते थे, किसी को खाने की जरूरत है कॉल मी, आई विल प्रोवाइड। लाइक शुभम कुमार, या ही इज वेरी हेल्पफुल, ही सेड एवरी पीपल लाइक इफ समवन नीड कॉल मी, मेरे पास जितना होगा मैं आपको दूंगा। वही शेयरिंग और केयरिंग वाला सीन था पूरा। स्टूडेंट्स एक दूसरे को शेयर करके जितना मैनेज करके चल सकते थे कर रहे थे जी। और जो डर के माहौल में जो लड़कियां थी, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन ज्यादा होती थी, लड़कियां फेंट होके गिरती थी, तो शुभम कुमार और मैं लड़कियों को उठा के बंकर में लेके गए हैं कि वो फेंट होने के बाद उनको उठाया हाथों में, फिर वो नीचे जो है बेसमेंट में लेके जाना। उनको बहुत सिचुएशन ऐसी थी कि बता सकते हैं, बस फील हमने ही करा है। ये है मैम शुभम जहांगीर के बारे में बताता हूँ। मैम शुभम जहांगीर मैम हम सब बहुत फास्ट, मैं 7th फ्लोर से भाग के आ रहा, ये भी 7th फ्लोर से भाग के आ रहा था मैम। 7th फ्लोर से 4th फ्लोर से ही लाइक डाउन स्टेयर्स। मैम फर्स्ट फ्लोर पे लॉन में मिलते थे और हर टाइम वहाँ से हम निकलते थे अपने शेल्टर में अंडरग्राउंड। और मैम वहाँ पे ये सिस्टम था कि हमारा खुद का बेसमेंट 9 फ्लोर्स के थी, तो हमारी बेसमेंट के हम डरे हुए थे मैम, क्या पता यही हम वहीं पर मर जाएंगे अंडरग्राउंड के। तो हमने सोचा कि ठीक है हम सेफ रखते हैं। तो वहाँ पर शुभम एक दिन क्या हुआ कि शायद आई डोंट नो मैम कौन सा दिन था वॉर का स्टार्टिंग का, बट 3 और 4 डेज़ के टाइम पे बच्चे मैम अचानक से बहुत डर गए थे। एंड लिफ्ट के सामने एक अफ्रीकन गर्ल मैम वो फेंट होकर गिर गई थी। तो जहांगीर मैम आ रहा था वहाँ से जहांगीर ने उसको मैम उठाया एंड उसको उठा के हम बंकर्स में ले गए। एंड वहाँ पे मैम सबके सब मैम डरे हुए थे और सब वहाँ पे रो भी रहे थे।
संभाला मैम, हम सब ने थोड़ा उसको देखा, बिकॉज मैम एज पर से कि हम सीनियर्स थे, थोड़ा मैम हेल्प कर सकते थे, हमने कुछ ना कुछ किया ताकि वो वापस होश में आए, पानी वानी मैम सब कुछ किया। तो मैम बाद में वो उठी एंड भाई हम खुश हुए मैम, बहुत खुश हुए एंड हम सबके सब वहाँ पे शांत हुए उस टाइम पे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा Situation बहुत खूबसूरत है। तो कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो एक टीम में हम फ्रेंड्स हैं तो टीम को साथ मिलकर जिताना है, या फिर एक होता है ना ग्रुप स्टडीज़ करनी है साथ में बैठ के, लेकिन आप लोगों ने तो जंग से जीत कर लौट कर आए हैं और उन बच्चों को भी जो आपके जूनियर्स रहे हैं उनको सुरक्षित वहाँ से लाने में जो आप अपने स्तर पर कर सकते थे वो आपने किया। तो ये जो मेमोरीज रहेंगी ये डेफिनेटली बहुत रेयर तो हैं ही, लेकिन मोस्ट प्रेशियस होने वाली हैं आप लोगों के लिए। यस मैम, यस मैम, यस मैम। थैंक यू। बिल्कुल, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है कि इस तरीके की स्टोरीज भी निकल कर सामने आ रही है। आस्था में और मैम ये और बोलना चाहता हूँ कि मैम हर एक स्टूडेंट का मैम अलग अलग मेमोरीज है मैम वहाँ पे मैम, सबका मैम लाइक हमारे यहाँ पे मैम नंदिनी बैठे हैं, इनका भी अभी स्टार्ट हो रहा था अब जर्नी, इनकी मेमोरीज मैम क्यों ये बोल रहे कि हमें वो लाइफ, हमारा वो कॉलेज हमें वो जीना है, बिकॉज वहाँ पे मैम, बिकॉज कॉलेज जब भी आप स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली आपको मन करेगा कि हाँ आप अपना फर्स्ट एकेडमिक सीजन अच्छा रखें, कंटिन्यू करें मैम, वहाँ पे एग्जाम्स हैं वो अच्छा रहे, करियर अच्छी बने, बिकॉज हमें यहाँ पे भी सुनना पड़ता है मैम, इंडियन यहाँ पे आके ये भी सुनना पड़ता है कि तुम बाहर से पढ़ के आए हो, यू हैव टू क्लियर दैट FMG एग्जाम्स मैम, ये सब सुनना पड़ता है मैम। आई डोंट नो मैम कौन सा ऐसा कुछ बात भी हुआ था कि हमें फेलियर्स बोल दिया गया था कि हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वी आर द फेलियर्स बिकॉज वी आर द बिगेस्ट फेलियर्स मैम, हम वी कांट क्लियर MCI एंड स्टफ, MCI क्लियरिंग रेट। यू गाइज आर डेफिनेटली द हीरोज ऑफ द कंट्री राइट नाउ, कि आप लोगों ने जिस तरीके से मदद वहाँ पर की है, बहुत मुश्किल होता है इस कम उम्र में, हम सहम जाते हैं, हम डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, हमें सबको अपनी जान की पड़ी होती है, लेकिन आप लोगों ने कल ही आप लौटे हैं, मैं ये बार बार सोच के भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही हूँ कि कल लौटे हूँ, इतने दिन आपने वहाँ बिताए हैं और कई लोगों की मदद भी आप कर रहे थे, वाकई में आप लोग हीरोज़ हैं, फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। आस्था, जैसा कि शुभम जहांगीर और शुभम कुमार ने बताया और बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप की स्टोरीज वो बता रहे हैं, आपकी क्या कुछ मेमोरीज हैं? मैम ये हम सब ग्रुप ही थे, शुभम भैया वगैरह वो सीनियर्स अच्छा, थे। आप भी उनके साथ ही थे? वंडरफुल। यस, हम पूरा ग्रुप थे, हम कम से कम 12 लोग थे, हमेशा जूनियर और सीनियर मिला के हम साथ रहते थे। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मैम, क्योंकि बहुत वंडरफुल सीनियर्स हैं ये, हमेशा हमें मोटिवेट किया पढ़ाई के लिए, वॉर के लिए, और हमारे भी जूनियर्स हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर के, वो भी हमारे साथ ही थे। बहुत मुश्किल था पर we made it together. I really like to thank both of them. They are very wonderful guys. बिल्कुल, आप क्योंकि आप लोगों ने वो दौर एक साथ देखा जो कि बहुत डिफिकल्ट रहा है, लेकिन आप फिलहाल सुरक्षित लौट आए हैं। मैं चाहूँगी कि आप तीनों आपस में बात करें और वहाँ किस तरीके से थोड़ा सा सीन आप रिक्रिएट कर पाएँ, या फिर अभी जो छात्र वहाँ पर मौजूद है उनको कुछ टिप्स आप दे पाएँ इस वक्त की, किस तरीके से सायरन बज रहा है तो कैसे जाना है, और जो आप बता रहे थे ट्रिप्स पानी वाली, और जो भी आप मदद यहाँ से बैठे बैठे कम से कम तीनों आपस में बातचीत करके। मैम एज पर माई व्यूज़, मेरी ओपिनियन खुद की, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैम कभी भी डरो मत। आई डोंट नो वहाँ पे स्प्राइट ड्यू वगैरह ये हो ना हो मैम, बट डरो मत, बी हाइड्रेटेड, पानी पी के रहो, चाहे कुछ भी हो, बट डरो मत, कुछ भी हो मैम, खाना खाओ, थोड़ा मोटा खाओ, बट हमें को पता है कि हमें आगे जाके उसको लड़ना है, बिकॉज वो आपको डरा के रखेगी, कुछ भी चीज़ आपको डरा के रखेगी। डरे हम सब कोई ना कोई चीज़ से डरते ही हैं मैम, कोई ना कोई यहाँ पे सबके सब किसी न किसी डरते हैं मैम, बस डरो मत, हौसला रखो, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, दैट्स वाई कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला, दैट्स वाई आपका एग्जामिनेशन हो रहा है मैम, कोई ना कोई आपका एग्जाम ले, भगवान आपका एग्जाम ले, कोई भी आपका एग्जाम ले रहा है मैम, बिकॉज कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, बस अटे रहो मैम कि हम डरेंगे नहीं, हम चलेंगे, मूव ऑन, योर लाइफ विल बी लाइक ऑसम। शुभम जहांगीर। यस मैम, अभी अगर फिर भी अभी स्टूडेंट्स कुछ फंसे हुए हैं तो मैं उनको लिए यही कहना चाहूँगा कि यस, हिम्मत मत हारो, ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, भारत सरकार का जो ऐलान है कि एक बच्चे को निकाला जाएगा, एक बच्चा घर तक पहुंचाया जाएगा, वो रियली 100% पूरा हो रहा है, और वो जो बच्चे हैं वहाँ पे वो भी आ जाएंगे, उनको हिम्मत नहीं हारनी है। वी आर विथ यू ऑल, एंड जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम सब साथ में वापस जाएंगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन इज लाइक सेकंड होम, हमारे लिए सेकंड होम है यूक्रेन में। शुभम जहांगीर, इस वक्त आप मौजूद कहाँ पर हैं? मतलब भारत आप लौट आए, लेकिन कौन से क्षेत्र में इस वक्त आप मौजूद हैं? मैम जयपुर राजस्थान में। देखिए, जयपुर से आप हैं और दिल्ली में आपके बेस्ट फ्रेंड ही कहूँगी अब तो मैं, वो बैठे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे, क्योंकि लग रहा है कि मुलाकात अब दोनों की होगी,
मिलेंगे दोनों कहीं दिल्ली में, या फिर वो जयपुर आ जाएंगे? कुछ कहना चाहेंगे उनसे? अब क्या पता यूक्रेन अब आप कब लौट कर वापस जाने वाले हैं? यस मैम, यूक्रेन का कुछ कह नहीं सकते कब वापस जाएंगे मैम, मगर मैम मिलते रहेंगे जल्द ही। मैं जयपुर नहीं आ पाया, मैं दिल्ली तो आऊंगा ही मैम जरूर। और दिल्ली की पार्टियां बहुत मिलने। फेमस है। देखिए मैं खुद राजस्थान से हूँ और दिल्ली भी कई सालों से रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि जयपुर वाले, उदयपुर वाले, जोधपुर वाले दिल्ली आते हैं तो दिल्ली की पार्टियां कभी नहीं भूलते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से होस्ट कीजिएगा। श्योर मैम, श्योर, एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम माय ब्रदर। आज तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दोनों सीनियर्स को? मिस कर रही होंगी डेफिनेटली। यस, डेफिनेटली वहाँ पे जो लाइफ हमने बिताई है मैम, बहुत प्रेशियस मोमेंट्स है, कभी भूलेंगे नहीं। और मैं चाहती हूँ कि इनसे कभी भी हमेशा कांटेक्ट में रहूँ और वापस यूक्रेन जाऊँ, अपनी स्टडीज कंप्लीट करूँ। बिल्कुल, वो सुन रहे हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं आस्था इस वक्त। यस, बोथ शुभम सर, थैंक यू वेरी फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। अच्छा, शुभम कुमार को थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज भी आता है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ी सी यूक्रेनियन भाषा जो आपने थोड़ी बहुत, तो उसमें आप थोड़ा तीनों कॉन्वर्सेशन अगर करें तो हम भी देखना सुनना चाहेंगे। थोड़ी बहुत भी, जो भी आपने जैसा भी ट्राई वहां पर किया है और वो सफल भी हुआ है, उसका सबूत भी हम देख रहे हैं इस वक्त। तो आपस में आप थोड़ा बातचीत करके थोड़ा सा नमूना वो पेश करना चाहे कि किस वक्त कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाते थे। Привет, Шумун Jangid, привет, Asta Rajpal. Jak vás spraví? और इसका अर्थ भी बताते जाइए। Hi, Asta Rajpal. Hi, Шумун Jangid. How are you? Привет, братан. Hello, brother. Я добре, и як вас? I am good, and how are you? Как ваш? Mine tež dobre. Все добре। Say Хорошо, dobre. брат. She's saying all is good, we are good. डेफिनेटली लैंग्वेज भी आपने बहुत अच्छी यहाँ पर अडाप्ट की है और वाकई में काम भी आई है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषा आप समझें। नंदिनी, अब मैं आप, चूंकि हमने 3 फ्रेंड्स की स्टोरी तो सुन ली, आप अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही होंगी? कोई Very फ्रेंड्स हैं much. जो आपके अभी भी वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट में है? क्या बातचीत होती है? नहीं, अभी कोई भी नहीं है। 4 दिन पहले हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ लैंड कर गए थे, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स राजस्थान में हैं अभी, और हम डेली वीडियो कॉल करते हैं एंड यही डिस्कशन करते हैं कि भाई कब जाना है, क्या करेंगे जाके। और क्योंकि वहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट है। जब आप वहाँ पे हैं, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, रोज़ सुबह उठना, वो एक रूटीन जो होता है वो बहुत मिस करते हैं। चाहे वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था वेजिटेरियंस को, बट फिर भी मैं वहाँ का खाना मिस करती हूँ। इंडियन खाने को लेकर जो समस्या होती है वो हर देश में होती है। यूक्रेन का कैसा माजरा रहा? यूक्रेन में कुछ नहीं मिलता वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे मसाले नहीं मिलते। हम लोगों को यहाँ से मसाले ले जाने पड़ते हैं। बिल्कुल प्लेन फूड, बॉइल्ड फूड मिलता है वहाँ पे, और वेजिटेरियंस के लिए तो स्पेशली कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें मतलब हम लोग खुद किचन्स में बनाते थे खाना, सारे मिलके हॉस्टल से हॉस्टल में एक दूसरे को खाना देते थे, शेयरिंग करते थे। तो वो जोन ही डिफरेंट था बहुत, तो उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं। कॉलेज लाइफ सबकी अपनी अलग अलग होती है, सबके अपने अपने, बट यूक्रेन में जो हम सबकी ऑलमोस्ट सेम ही लाइफ है, बिकॉज वही डेली रूटीन। यहाँ से 3.5 घंटे का फ़र्क है वहाँ पे। अच्छा, ये टाइम डिफरेंस जो है यहाँ पे अभी हमारे बज आई थिंक 4:30 समथिंग हो रहा है, बट वहाँ पे 3.5 घंटे का फ़र्क है। तो इसलिए टाइम जोन, हम लोग यहाँ पे उठते 12 बजे हैं, क्योंकि वहाँ पे 8:30 बज रहे होंगे, तो टाइम जोन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और मतलब आई तो रियली मिस माई फ्रेंड्स, माई लाइफ जो वहाँ पे थी। मैं जब यहाँ पे इवन आ भी रही थी तो मेरा 0% मन था कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि अगर एक भी छोटा सा भी क्लू मिल जाता है कि वॉर नहीं हो रही तो मैं नहीं आऊँगी, मैं टिकट कैंसिल करा दूँगी। तो दे वर लाइक नहीं, अभी आ जाओ, एक बार आ जाओ, जब सब सेटल्ड हो जाएगा तब चले जाओ। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वापस जाने के लिए। हालांकि लाइफस्टाइल में डेफिनेटली बदलाव हुआ, जैसे कि जिक्र। यमनदीप, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि नंदी भी कह रही है कि खाने पीने को लेकर समस्या ज़रूर होती थी, लेकिन वो अच्छी लगती थी उन्हें वो समस्या भी, और अब जब वो लौट आई हैं तो कुछ चेंजेस भी महसूस कर रही हैं। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव हुआ होगा। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या खुश हैं इस बदलाव से, या फिर यूक्रेन की कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस कर रहे हैं आप? दोस्तों की तो याद आती है मेरे। कुछ तो गुजरात से हैं तो कुछ मुंबई से, तो
तो मिस कर रहे हैं अपने दोस्तों उनकी को तो कि आप याद पैनल आती में है। आपके दोस्त भी होने चाहिए थे। देखिए आप यहाँ से हाय हेलो सबको कर सकते हैं क्योंकि यूक्रेन के किसी न किसी क्षेत्र में ये सभी भी थे। मैम आप हमारे सभी मिल साथ ही गए। हो गई मैम, वो भी हमारे साथ ही। अच्छा अच्छा आप भी इन्हीं के साथ थे। शुभम तो इतनी देर से आप चुप क्यों थे? सीनियर है, वो बोल रहे सीनियर है इसलिए। अच्छा सीनियर के साथ, अच्छा ऐसा कुछ डरा के रखते थे आप सीनियर अरे के सामने बोलने मैम पे? बहुत होता है। आप अभी लाइव है, आप पूछिए मैम इनसे कि हम डराते थे कि नहीं डराते मैम। यमनदीप बाप रे ऐसा कुछ होता है क्योंकि एमबीबीएस में अक्सर ही माहौल देखा हमने, हमारे देश में भी है, सर बोलना पड़ता है, थोड़ा सा Seniority, या टाइट रखते हैं अपने very- जूनियर्स को। आप आप यमनदीप, पूछिए मैम वेरी इनसे। मच। यमनदीप इनसे जरा बताइए, खुलासा कीजिए आप थोड़ा सा। नहीं मैम, मेरे साथ अभी ऐसा आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे सर बोलना पड़े कुछ भी। जी मैम पूरी फैमिली ऐसे रहते हैं मैम, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे। यस मैम, आई एग्री मैम, मेरे पूरे के पूरे फ्रेंड्स भी यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, दे आर हैविंग देयर इन एम्स दिल्ली एंड मैम वो वहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है मैम। सबने ये फील किया होगा। एज पर से हमारे पास जूनियर्स भी हैं, आस्था राजपाल, यमनदीप है, लेकिन आज देम मैम दे आर लाइक। बिल्कुल नहीं, ये तो नोक झोंक वाली बातें हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक साथ बना रहे, एक यूनिटी हमेशा रहे। यमनदीप जब आप जा रहे थे और जैसे कि आप कह रहे हैं, आप सभी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने आपकी इन्फॉर्मेशन देने में, कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प की, लेकिन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट केम जब आपको बॉर्डर्स क्रॉस करके जाना था। जो पास के तमाम देश हैं, हंगरी, पोलैंड और सुमी से भी कई छात्राएं, आप में से कई लोग वहाँ पर थे। वो कैसी पूरी जर्नी रही, कितना डिफिकल्ट वो टास्क रहा? क्योंकि सबसे डिफिकल्ट फेज वो रहा, वहां से बाहर निकलेगा तो आसानी से भारत आ जाइएगा, लेकिन वहां पहुंचना वो कैसा रहा? मैम वहां तक पहुंचना एक टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि बीच में हमें यही डर था कि कहीं हमें बीच में ही ना रोक दें। जी बिल्कुल। शुभम कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी सेम क्वेश्चन, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की बाइट हमने देखी, कई स्टूडेंट के वीडियो वायरल हुए जहां पे घंटों घंटों वो वहां पर वेट कर रहे हैं, वापस लौट के आ रहे हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर जा रहे हैं। तो मैम, क्या ऐसा कुछ वहां पर हुआ? कितना डिफिकल्ट वो रहा? मैम ऐसा हम फील खुद करें मैम, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था मैम। हम जब निकल रहे थे यूक्रेन से, मतलब हमारे सुमी से हम पोल्टावा रीच कर रहे थे। वहाँ पे एक सिटी है पोल्टावा, जस्ट नियर टू अस, लाइक 3 आवर्स के डिफरेंस में। एंड मैम वहाँ पे हम रीच करना था, वहाँ से हमें पोलैंड के लिए बसेज एंड ट्रेन्स वहाँ से अवेलेबिलिटी थी मैम, यहाँ से नहीं, बिकॉज यहाँ की डिस्ट्रक्शन, रोड वोड सब टूट चुके थे एंड ट्रेन वेन के ट्रैक्स वगैरह, फ्लाईओवर सब कुछ टूट चुका था मैम, तो हम जा नहीं पा रहे थे, इसलिए हम सुमी वाले सबसे लास्ट थे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैम अब वहाँ से हम जब जा रहे थे, तो हम जब निकले सुमी से, तो हमें ये पता था कि हाँ हम सेफली रीच हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज हमारे साथ रेड क्रॉस थी, हमारे साथ अपनी खुद की ऑफिशियल्स, एम्बेसी के ऑफिशियल्स थे, हमारे खुद के केयर टेकर्स थे जिन्होंने हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाए, सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, सबके सब थे, सब हमारा हेल्प कर रहे थे मैम। वहाँ पे जाके हम ये सोच रहे हैं कि हमने रास्तों में 150 तक टैंक देख लिया, रशियन आर्मी, रशियन ट्रूप्स देख लिया हमने, और हम सब डरे हुए थे सब। हम ऐसा भी हुआ है कि किसी बच्चे ने कुछ बनाने की कोशिश की थी वीडियो, तो उसका फ़ोन भी ले लिया, ऑन द स्पॉट ले लिया। एंड मैम सब डर गए थे, और ये भी था कि हमें डर था कि हम वापस ना जाएं। हम इन बिटवीन, मतलब आधा रूट हो चुका है, हमें वापस ना जाना पड़े, तो हम ये भी डरे हुए थे। बट होपफुली सब कुछ नॉर्मल रहा मैम। हम एक्सपेक्ट था कि हमें एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहा, मतलब हमने सोच रखे थे अब यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे तो हम खुश रहेंगे, तो हम वही हुआ मैम। जो शिवम जहांगीर, यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त आप अपने मेंटल जो पीस है, वो मेंटल कामनेस है, उसको बनाए रखिए। तो उस वक्त जहन में आपके क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था आपके? और खास तौर पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कम्युनिकेशन कम से कम ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि वो ब्रेक हुआ तो जो आपके तमाम रिसोर्सेज हैं वहां पर उपलब्ध आपके लिए, वो भी दैट्स ऑफ नो यूज। तो क्या मोबाइल फोन्स काम कर रहे थे, आपका जो इंटरनेट है वो बखूबी काम कर रहा था? इस तरीके की टेक्निकल परेशानी क्या आपको वहां पर देखने को मिली? जहन में क्या चल रहा था? मैम वहाँ पे रहते हुए हमको इतना कम्युनिकेशन का इतना दिक्कत नहीं आई जी। कम्युनिकेशन अगर टूट जाता तो मैम सीरियसली हम ना बंकर पहुँच पाते, ना फिर टाइम पे जो हमको इन्फॉर्मेशन थी फूड की या वाटर की सप्लाईज की या फिर शेलिंग की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो नहीं पहुंच पाती, तो नेटवर्क की जो हमको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी एटलीस्ट। बाकी जब हम निकल रहे थे तो उस टाइम पे एक जो बताया था कि बच्चे जो परेशान हुए थे, उस दिन हमारा 7th ऑफ मार्च को हमारा एजुकेशन स्टार्ट होने वाला था फर्स्ट। जैसे हम बस में बैठे उसी टाइम पे कम्युनिकेशन था जो हमको बता दिया कि आज ग्रीन कॉरिडोर ओपन है, मगर फिर भी इसका वायलेशन स्टार्ट हो चुका है, तो वापस हॉस्टल आ जाइए। फिर हमारे उस केवल कम्युनिकेशन के कारण हम उस दिन सेफ हो गए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। नेक्स्ट डे वापस हमारा एजुकेशन स्टार्ट हुआ 8 को, उसके बाद हम 3-4 दिन के ट्रेवल के कंटिन्यू फिर आए। बाकी हाँ, सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमको थोड़ा सा जब हम ट्रेवल कर रहे थे सुमी से पोलैंड की तरफ,
तब हमको बोला गया कि आपको मोबाइल और नेविगेशन वगैरह इंटरनेट वगैरह बंद रहने चाहिए। कारण ये है कि थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस है, जितना रश दिखेगा गूगल मैप्स पे या फिर इन पे तो थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम ठीक हो है। सकती है। एक आखिरी सवाल मैं आस्था आपसे लेना चाहूंगी, बीइंग अ वुमेन एंड ऑल्सो बीइंग अ स्टूडेंट, जो आप वहाँ पर रह चुकी हैं, क्या मैसेज यहाँ से देना चाहूंगी, क्योंकि कई लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, हालांकि बहुत कम तादाद में वो हैं, लेकिन फिर भी एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो क्या देंगी वो? जी मैम, मैसेज तो मैं देना चाहूंगी क्योंकि जब भी हम भी वहाँ पे थे जी तो हमें भी बहुत डर लगता था। मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि आप डरिए मत, पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में आपको अगर हेल्प नहीं मिल रही है और अगर आप ये उम्मीद लगा कर बैठेंगे कि हेल्प आएगा तो वो और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाता है मैम। क्योंकि जब हम भी वहाँ पे थे और जब हम ये सोचते हैं हेल्प आएगा तो तब हम कुछ कर भी नहीं पाते, कुछ मन ही नहीं करता है करने का, बस ये सोच के बैठे हुए होते हैं कि जाना है। और जब वो हो नहीं पाता है तब इतना ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन होता है, डिप्रेशन होता है। हमें तो काफी साइकोलॉजिस्ट के नंबर भी प्रोवाइड किए गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जरूरत भी पड़ी है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसी जरूरत है तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट से कम्युनिकेट कीजिए, पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, आप सब कुछ होगा, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। गवर्नमेंट इज विथ यू, वी आर विथ यू एवरी टाइम, व्हेनेवर यू नीड अस बिल्कुल। यू कैन। बिल्कुल, जो संयम है, जो कामनेस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये परीक्षा की घड़ी है, इसमें उसे आप लोगों को कायम रखना ही होगा, जो लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और क्योंकि वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और बड़े हौसले की बड़ी बान की इस वक्त पैनल्स पर आप देख रहे हैं कि ये तमाम वो छात्र हैं जिन्होंने वो मुश्किल वाले हालातों को वहाँ पर जिया है और बहुत बखूबी जिया है, बहुत खूबसूरती से जिया है, मैं यूँ कहूँगी, क्योंकि उस खूबसूरती से कई लोगों को जीने का जज्बा उन्होंने वहाँ पर दिया है, रहते हुए भी, और आज भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको वो जज्बा वो दे रहे हैं। वाकई में आप सभी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। आप सभी को लिए ऑल द बेस्ट, गुड विशेस आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े और गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से एक गुड मैसेज आपने हमारे दर्शकों को, उन तमाम भारतीयों को पहुंचाया है या फिर उन अभिभावकों को पहुंचाया है जिनके परिजन अभी भी यूक्रेन में है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चलिए इन्हीं इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।